गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 42वीं वीडियो के साथ में क्लास 10th विषय विज्ञान। तो देखिएगा, हमने आपको 41वीं वीडियो में मानव वृक्क की संरचना के बारे में अध्ययन कराया था, मतलब उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन चल रहा था। तो हमने आपको बताया था कि मानव के वृक्क, ध्यान देना, मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो सेम के बीज की आकृति के होते हैं और उसमें गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। उधर गुहा में डायफ्राम के नीचे जो कशेरु दंडे उसके दोनों तरफ स्थित होते हैं और प्रत्येक वृक्क लगभग 10 से 12 लाख वृक्क नलिकाओं का बना होता है, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो वृक्क जो नलिका होती है, या वृक्काणु कहते हैं, वृक्काणु या नेफ्रॉन। तो वृक्काणु जो होते हैं वो, ध्यान रखना, एक वृक्क में असंख्य कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है। इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कराते हैं, लेकिन उत्सर्जन तंत्र का जो अध्ययन चल रहा था उसमें वृक्क यहाँ तक हुआ था हमारे कि वृक्काणु नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जबकि वृक्क उत्सर्जी इकाई होती है। तो इसमें यह तो रहता कि मानव का दायां वृक्क बाएं वृक्क से थोड़ा नीचे होता है और दायां वृक्क जो होता है थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद में उत्सर्जन तंत्र का दूसरा भाग जो आता है वो आता है मूत्रवाहिनी। कौन सा? मूत्रवाहिनी। ध्यान देना बेटा, इसे बोलते हैं यूरेटर, URETER, मूत्रवाहिनी। आपकी जो पुस्तक है उसमें केवल वृक्क का वर्णन दे रखा है, फिर भी उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये संख्या में एक जोड़ी होती है, अर्थात दाएं और बाएं दोनों वृक्क से निकलती हैं, 2 होती हैं। ये मतलब ये संख्या में दो होती हैं। ये पेशीय नलिकाकार संरचना होती है जो मूत्राशय में खुलती हैं। तो इसके बारे में देखिएगा आप, ये संख्या में 2 होती हैं। कितनी होती हैं? ये संख्या में 2 होती हैं। ध्यान देना, इसमें लिखो। अगला है, ये पेशीय नली, इसमें देखिएगा, ये पेशीय नलिकाकार होती हैं जो कहाँ खुलती है? मूत्राशय में। जो कहाँ खुलती है? मूत्राशय में खुलती हैं। जो मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में खुलती हैं, मूत्राशय में खुलती हैं। तो ध्यान देना बेटा, जो ये मूत्रवाहिनी दोनों वृक्कों से निकलती है, बाएं वृक्क से बाएं मूत्रवाहिनी और दाएं वृक्क से दाईं मूत्रवाहिनी। और दोनों मूत्रवाहिनियाँ कैसी होती है? पेशीय नलिकाकार संरचना होती है जो मूत्राशय में जाकर खुलती है। इसके बाद में जो तीसरा उत्सर्जन तंत्र का जो भाग आता है वो आता है मूत्राशय। ध्यान देना, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें देखिए आप, इसमें क्या होता है कि दोनों ओर की मूत्रवाहिनियाँ, दाईं मूत्रवाहिनी और बाईं मूत्रवाहिनी, दोनों ओर की मूत्रवाहिनियाँ एक पेशीय थैलेनुमा संरचना में खुलती हैं या आकर खुलती हैं, जिसे मूत्राशय कहते हैं। तो ध्यान देना, दोनों ओर की जो मूत्रवाहिनियाँ होती हैं वो एक पेशीय थैलेनुमा संरचना में खुलती है, जिसे मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय की जो आंतरिक उपकला होती है वो विशिष्ट प्रकार की होती है, अर्थात उसमें अत्यधिक फैलने की क्षमता होती है, जिससे मूत्राशय अधिक मात्रा में मूत्र को एकत्रित या मूत्र का संग्रह करने की क्षमता रखता है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, अगला जो पॉइंट है मूत्राशय, इसमें आ जाएगा आपको दोनों ओर की मूत्रवाहिनियाँ। क्या आ जाएगा? दोनों ओर की मूत्रवाहिनियाँ, दोनों ओर
की मूत्रवाहिनियाँ, दोनों ओर की मूत्रवाहिनियाँ या दोनों तरफ की मूत्रवाहिनियाँ एक पेशीय नलिकाकार संरचना, क्या होती है? एक पेशीय थैलेनुमा, थैले नलिकाकार नहीं, थैलेनुमा, एक पेशीय थैलेनुमा संरचना में, पेशीय थैलेनुमा संरचना में खुलती है, जिसे क्या बोलते हैं? मूत्राशय कहते हैं, जिसे मूत्राशय कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ध्यान देना बेटा कि दोनों तरफ की, जैसे हमने आपको डायग्राम बनाया इसका थोड़ा सा ध्यान देना, एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपके सामने कि जैसे ये आपके ये वृक्क और ये तो यहाँ से क्या निकलेंगी? ये मूत्रवाहिनियाँ। ये बायां वृक्क, ये दायां वृक्क। तो ये बाईं मूत्रवाहिनी और ये आपके मूत्राशय, ये होता है मूत्राशय, ये मूत्रवाहिनी। ध्यान देना। तो देखिएगा कहाँ कर खुलती हैं ये बाईं मूत्रवाहिनी है, ये दाईं मूत्रवाहिनी है। तो मूत्राशय में कैसे होता है? एक पेशीय थैलेनुमा संरचना होती है जिसमें अगर खुलती है उसे मूत्राशय कहते हैं। आगे देखिएगा, मूत्राशय की जो आंतरिक उपकला होती है, इसकी जो आंतरिक उपकला होती है वो विशिष्ट प्रकार की होती है। ध्यान देना, जिसमें अत्यधिक फैलने की क्षमता होती है। विशिष्ट मतलब होता है अत्यधिक फैलने की क्षमता होती है, इसीलिए मूत्राशय अधिक से अधिक या अत्यधिक मात्रा में मूत्र का संग्रह कर पाता है। तो ध्यान देना, इसमें लिखें आगे, मूत्राशय की आंतरिक उपकला विशिष्ट प्रकार की होती है। कैसी होती है? विशिष्ट प्रकार की होती है। आंतरिक उपकला विशिष्ट प्रकार की होती है, जिसमें अत्यधिक फैलने की क्षमता पाई जाती है। ध्यान देना, जिसमें अत्यधिक फैलने की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए मूत्राशय अधिक से अधिक, अगला पॉइंट लिखें, इसीलिए मूत्राशय अधिक से अधिक, ये भी कह सकते हैं हम, इसलिए मूत्राशय अधिक मात्रा में, यह लिखो आप, मूत्राशय अधिक मात्रा में मूत्र संग्रहित कर सकता है या कर पाता है। ध्यान देना, क्या होता है कि मूत्राशय अधिक मात्रा में मूत्र संग्रहित कर पाता है। तो हमने आपको क्या बताया था कि मूत्राशय जो होता है एक कैसे होता है, दोनों ओर की जो मूत्रवाहिनी होती हैं, ये दोनों ओर की मूत्रवाहिनियाँ एक पेशीय थैलेनुमा संरचना में खुलती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? मूत्राशय कहते हैं। ध्यान देना, मूत्राशय की जो आंतरिक उपकला होती है, आंतरिक भित्ति होती है, वो विशिष्ट प्रकार की होती है, जिसमें अत्यधिक फैलने की क्षमता होती है, इसीलिए मूत्राशय अधिक से अधिक मात्रा में मूत्र का संग्रह कर सकता है। इसके बाद में जो आता है, आपको आता है मूत्र मार्ग। कौन सा आता है?
मूत्र मार्ग। तो ये हमारा ये पाचन तंत्र उत्सर्जन तंत्र था, जो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। वृक्कों के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। मूत्रवाहिनी हो रही है, मूत्राशय हो गया, मूत्र मार्ग। अब आता है आपके मूत्र मार्ग। चौथा जो इसका भाग है उत्सर्जन तंत्र का, क्या कहलाता है? मूत्र मार्ग। लेकिन इससे पहले एक चीज देखें कि कई जंतु होते हैं जिनमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है। ध्यान देना, बहुत सारे जंतु जिनमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है। जैसे आप देखें सर्प है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, पक्षी हैं, इनमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है। ध्यान देना बेटा, कौन कौन से हैं? पक्षियों में भी मूत्राशय नहीं पाया जाता है, सर्प में, घड़ियाल में, मतलब सरीसृप है, और क्या बोलते हैं, पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है। तो इसके बाद में चौथा जो श्वसन तंत्र, उसका उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है, वो आ जाता है आपके मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, ध्यान देना, मूत्र मार्ग। सॉरी, ध्यान देना। तो देखिएगा कि मूत्राशय मूत्र मार्ग में खुलता है और मूत्र मार्ग शरीर से बाहर, ध्यान देना, और मूत्र मार्ग शरीर से बाहर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। तो देखिएगा ये मूत्राशय है जो कहाँ खुलता है? मूत्र मार्ग में। और मूत्र मार्ग बाह्य मूत्र जनन, बाहर, शरीर से बाहर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा खुलता है। तो देखिए ध्यान देना इसमें कि मूत्राशय मूत्र मार्ग में खुलता है और मूत्र मार्ग इसमें आ जाता है आपके शरीर से बाहर। मूत्र मार्ग शरीर से बाहर, मूत्र मार्ग शरीर से बाहर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा खुलता है। शरीर से बाहर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा खुलता है। ध्यान देना, मूत्रोजनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। इसमें आ गया आपके शरीर से बाहर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा खुलता है। तो देखिएगा मूत्राशय मूत्र मार्ग में खुलता है और मूत्र मार्ग शरीर से बाहर क्या होता है? मूत्रजनन छिद्र होता है। हम ये भी कह सकते हैं ये होता है मूत्रजनन छिद्र, मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। तो इस प्रकार आपके या उत्सर्जन तंत्र की संरचना का वर्णन होता है। इसके बाद में आपको आता है, हमने आपको बताया था कि वृक्क, ध्यान देना, अनेक संरचनात्मक कौन सी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाइयों का बना होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? वृक्काणु या नेफ्रॉन्स। तो ध्यान देना बेटा, वृक्काणु या नेफ्रॉन्स जो कि क्या होती हैं? असंख्य अत्यंत सूक्ष्म एवं कुंडलित नलिकाएं होती हैं, जो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं। तो प्रश्न आपके दे रखा है इसमें चित्र अच्छा सा कि वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना। तो इसके बारे में देखते हैं, ध्यान देना। वृक्काणु, प्रकट में नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संरचना, ध्यान देना, वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना। तो ध्यान से देखना कि हमने आपको बताया था कि मानव का प्रत्येक वृक्क, ध्यान देना, असंख्य सूक्ष्म कुंडलित वृक्क नलिकाओं का बना होता है, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। तो ध्यान देना कि असंख्य प्रजातियां, जाना जाता है कि मानव के प्रत्येक वृक्क में
या मानव के प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख वृक्काणु या नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो ध्यान देना, जो कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाते हैं। तो ध्यान देना, तो नेफ्रॉन की संरचना के बारे में देखिएगा। तो इसमें चित्र देखें आप, ध्यान देना नेफ्रॉन की संरचना का। इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, देखिएगा। प्यालिनुमा स्ट्रक्चर, ये हो गया आपके वोमेन संपुट। ये आपके वोमेन संपुट, ध्यान देना, इसे बोलते हैं वोमेन संपुट, वोमेन संपुट, ध्यान देना। इसमें एक नलिका आती है, और ये केशिका गुच्छ, और ये नलिका बाहर निकलती है, ध्यान देना। इसे बोलते हैं अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनिका, धमनिका। और इसे बोलते हैं अपवाही धमनिका, ध्यान देना। और जो ये रचना होती है वो होती है ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ, इसे बोलते हैं इंग्लिश में ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ये जो दोनों संरचनाएं होती हैं वो कहलाती है मेलपिगियन काय। क्या कहलाती हैं? मेलपिगियन काय। वोमेन संपुट, और वोमेन संपुट क्या होता है? मेलपिगियन नलिकाएं। यहाँ ये जो होती है, ध्यान देना, जो बना रहा हूँ मैं आपको, ये होती है समीपस्थ कुंडित नलिका, ये वाली। तो इसे बोलते हैं हम यहाँ से यहाँ तक, ये समीपस्थ कुंडित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसे बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद में यह आता है हिनले का लूप, पतला, बिल्कुल यू आकार का पतला नलिकाकार संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं? हिनले का लूप। यू आकार की संरचना होती है। इसके बाद में ये आपके दूरस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ खुल जाएगी इधर दूरस्थ कुंडित नलिका। थोड़ा इसको ढंग से बना लें।
ये संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका इसे बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होती है दूरस्थ कुंडित नलिका, क्योंकि दूरस्थ कुंडलित नलिका DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT। ये होता है हेनले का लूप, हेनले का लूप। मतलब कहने का मतलब ये है, जो प्यालेनुमा संरचना होती है वो क्या कहलाती है, मेलपिगियन काय। इस मेलपिगियन दो भागों से मिलकर बना होता है। पहले होता है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट एक प्यालेनुमा भाग होता है, और बोमेन संपुट की जो गुहा होती है, ये बोमेन संपुट की जो कैविटी होती है, गुहा, इसमें क्या पाया जाता है, ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ। ध्यान देना, अभिवाही धमनी का के द्वारा यूरिया युक्त रुधिर को क्या लाया जाता है, इसमें लाया जाता है ग्लोमेरुलस में। और इसमें क्या होता है, इसका क्षमता है यहाँ पर कैसे को, ये थोड़ी आकार में क्या होती है, व्यास में बड़ी होती है अभिवाही का, और ये व्यास में अपवाही धमनी का छोटी होती है। यहाँ से शुद्ध रुधिर जाएगा। तो ये वाला भाग दो भागों में बटा होता है। ये वाला भाग तो क्या कहलाएगा आपको, मेलपिगियन काय, और दूसरा भाग होता है स्त्रावी भाग। तो ये नलिकाकार तीन भागों में बटा होता है। स्त्रावी भाग कौन सा, समीपस्थ कुंडित नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडित नलिका। ध्यान दीजिएगा, वृक्क नलिका क्या बोलते हैं इसको, नेफ्रॉन या नेफ्राणु। संग्राहक नलिका जो होती है, इसका भाग मतलब संग्राहक नलिका वृक्काणु या नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है। तो इसमें आप देखिएगा ध्यान से कि जो मेलपिगियन काय है उसमें ये होता है प्यालेनुमा भाग वोमन संपुट होता है। प्यालेनुमा भाग वोमन संपुट की गुहा में क्या होता है, केशिका गुच्छ होता है, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अर्थात मेलपिगियन काय दो भागों से मिलकर बना होता है, वोमन संपुट और ग्लोमेरुलस। ध्यान देना, इसमें नीचे ग्रीवा होती है, इसकी छोटी सी ग्रीवा, इसको हम ग्रीवा भी कह सकते हैं, हल्का सा ये ग्रीवा भाग होता है। इसी कोशिकाएं आंतरिक कोशिकाएं पक्षमावी प्रकार की होती हैं। इसके नीचे वाला भाग जो कुंडलित होता है इस प्रकार यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, समीपस्थ कुंडित नलिका। ये हेनले का लूप है, और दूरस्थ कुंडित नलिका है, और ये संग्राहक नलिका होती है। अब इसका ध्यान देना, वर्णन हम अगले टॉपिक में कराएंगे, अगली वीडियो में। धन्यवाद।